जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार। वेलकम टू मार्गदर्शन फैमिली। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो हिंदी पेडागोजी का है। जो भी आपके दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी पेडागोजी में सबसे पहले हम पैसेज को देखते हैं। पैसेज को देखते हैं तो हम क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ लेंगे। पैसेज के पढ़ने के बाद क्वेश्चन पे आएंगे तो हम क्वेश्चन से पैसेज की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गंगा यमुना को जल कहाँ से मिलता है। तो आगे इसमें देखेंगे गंगा यमुना को जल कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पैसेज में दिया हुआ है कि गंगा यमुना को क्या ग्लेशियरों ने जिन नदियों को जन्म दिया है उनमें गंगा यमुना नाम की नदियाँ हमारे जीवन की धमनियों की तरह है। तो क्या होगा, आगे आएंगे देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ग्लेशियर से। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फिर अब आगे उसके आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखेंगे लेखक के अनुसार हमारी सभ्यता का जन्म हुआ है। तो लेखक के अनुसार हमारी सभ्यता का जन्म हुआ है तो इसमें देखेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि उनकी गोद में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उनमें गंगा और यमुना नाम की नदियाँ हमारे जीवन की धमनियों की तरह रही है। उनकी गोद में हमारे पूर्वजों ने सभ्यता के प्रांगण में क्या दिया हुआ, सभ्यता के प्रांगण में, यानी कि नदियों क्या हो जाएगा, यहाँ पे नदियों हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, नदियों की गोद में। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्थिति चिंताजनक क्यों हो गई है। तो स्थिति चिंताजनक क्यों हो गई है, देखिए इसका आंसर भी यहाँ दिया गया है क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने क्या दिया हुआ है, किंतु आज बड़ी विचित्र समस्या और एक सीमा तक चिंताजनक हो गई है। हमारी औद्योगिक क्रांति ने इन्हें प्रदूषित कर विषैला बना दिया है। क्या बना दिया है, प्रदूषित कर विषैला बना दिया है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, नदियाँ प्रदूषित हो गई हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं जीवनदायिनी का विलोम शब्द क्या है। देखिए पैसेज में भी दिया गया है जीवनदायिनी का विलोम शब्द जो है यहाँ दिया हुआ स्पष्ट रूप से। देखिए जीवनदायिनी नदी आज क्या हो गई है, प्राणघातनी होती जा रही है, प्राणघातनी होती जा रही है। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राणघातनी हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे औद्योगिक शब्द का मूल शब्द क्या है। देखिए औद्योगिक शब्द का मूल शब्द, तो औद्योगिक शब्द का मूल शब्द उद्योग हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ औद्योगिक में मूल शब्द उद्योग होता है। इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय जानते हैं कि प्रत्यय वैसे शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द की में क्या करता है, परिवर्तन ला देता है। ठीक है, तो इसमें औद्योगिक में एक प्रत्यय जोड़ देने से क्या होता है, औद्योगिक में एक प्रत्यय जोड़ देने से उद्योग में एक प्रत्यय जोड़ देने से औद्योगिक बन जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जिसका कोई अंत न हो उसे क्या कहते हैं। जिसका कोई अंत नहीं होता है, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं हो उसे क्या कहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं हो उसे अनंत कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये आपका पैसेज था। अब हम आते हैं पोएम वाले पैसेज पे। देखिए तो पोएम वाले पैसेज पे आते हैं तो इसमें दिया हुआ है पोएम में क्या है, चमकीली है सुबह आज की आसमान में, निश्चय कल की सुबह और चमकीली होगी। कवि जो है यह बताना चाह रहा है कि आज की सुबह तो चमकीली है सुबह आज की आसमान में, फिर भी आज से अच्छा क्या होगा, आज से अच्छा चमकीला सुबह कल होगा। यानी कि यहाँ क्या है, आशा जग रही है। कवि यह बताना चाह रहा है कि आशा की किरण जो है वह कल आज से बेहतर होगा। बेचैनी की बाहों में कल फूल खिलेंगे, बेचैनी की बाहों में कल फूल खिलेंगे, घुटन गमकती सांसों की आवाज़ सुनेगी, कुंठाओं की टहनी छिन भिन होगी फिर, आशा अपने हाथों से अब कुसुम चुनेगी, चटकीली है आज चहकती हुई चांदनी,
कल चंदा की किरण और चटकीली होगी। यहाँ की यह बताया जा रहा है बार बार कि आज तो है ही, आज तो सुंदर है, सुहावनी है, सब कुछ है, लेकिन कल जो होगा आज से भी बेहतर होगा। यानी कि कल जो चंदा की किरण होगी और भी आज से भी ज़्यादा चटकीली होगी। खुल जाएंगे अब सबके दिल के दरवाजे, आंखें अपनी आंखों को पहचान सकेगी। यानी कि कल एक दिन ऐसा दिन आएगा, यानी कि सब में मित्रता होगी, सब एक दूसरे को पहचानेंगे। देखिए काव्यांश में, अब क्वेश्चन पे आते हैं। काव्यांश में चमकीली सुबह से क्या आशय है? तो हम उत्तर बताएं, ऊपर भी बता दिए हैं। काव्यांश में चमकीली सुबह से आशय यह है, देखिए यहाँ पे देखते हैं, चमकीली सुबह, चमकीली है सुबह आज की आसमान में, निश्चय कल की सुबह और चमकीली होगी। तो क्या हो जाएगा? सूरज की किरणों से पहला ऑप्शन देखते हैं, अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह। दूसरा है सूरज की किरणों से चमकती सुबह। तीसरा है सफ़ेद कोहरे से चमकती सुबह। चौथा है प्रातःकाल का समय। तो देखिए इसमें बताया गया कि आज क्या है, आज अंधकार है, तो कल आशा भरी सुबह जरूर होगी। इसका ऑप्शन 1 होगा। दूसरा देखते हैं, कवि को विश्वास है कि, कवि को क्या विश्वास है? तो कवि को विश्वास है, ऑप्शन 1 देखते हैं, सुबह का समय सदा सुहाना होता है। ये बात कुछ हद तक ठीक है, कल की सुबह आज से अच्छी होगी। तीसरा ऑप्शन है, सुबह की सूरज कष्ट दूर करता है। चौथा है, आज की सुबह सबसे अच्छी होगी। तो देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें क्या है कि कवि के अनुसार यह कहा जा रहा है कि आज की सुबह जो है, कल की सुबह जो है आज से अच्छी होगी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी से क्या तात्पर्य है? तो देखिए कुंठाओं यहाँ स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कुंठाओं की टहनी, देखिए तो यहाँ पे दिया गया कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी, फिर यानी कि क्या होगी? निराशा दूर होगी। ऑप्शन 3 हो जाएगा। चांदनी का विशेषण है, देखिए चांदनी शब्द बार बार यहाँ भी आया है। चांदनी की विशेषण देखिए तो यहाँ दिया गया चटकीली है, आज चहकती हुई चांदनी दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है? तो चहकती हुई चांदनी, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ एक नीचे और भी दिया हुआ है, कल चंदा की किरण और चटकीली होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए तो चटकीली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चटकीली हो जाएगा। आगे देखते हैं, खुल जाएंगे सब दिल के दरवाजे, खुल जाएंगे सब दिल के दरवाजे। तो इसका क्या हो जाएगा? खुल जाएंगे सब दिल के दरवाजे, कहने का मतलब है दिलों में सबके प्रति क्या होगी? मित्रता का भाव रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची मतलब क्या होता है? समानार्थी मतलब अर्थ एक ही होना चाहिए, तो इसका कुसुम का, तो कुसुम का इसमें क्या है? प्रसून, पुष्प, सुमन, ये सब कुसुम का क्या है? यानी फूल का पर्यायवाची है। बट कमल जो है क्या दिया हुआ है? इसका फूल का नाम है, तो इसलिए क्या होगा? कमल नहीं होगा। ये ऑप्शन सही है। चलिए अब हम आते हैं पेडागोजी पे। तो पेडागोजी देखते हैं, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया में एक सुविधा के रूप में नहीं माना जा सकता? यानी कि यह निगेटिव दिया गया है, क्या दिया गया है? यहाँ निगेटिव दिया गया है, नहीं माना जा सकता। तो क्या करेंगे हम? उसी के अकॉर्डिंग सोचेंगे। ठीक है, अधिगम हमारा लक्ष्य उन्मुख है, बिल्कुल है। हमारा घर एक सीखने का साधन है, बिल्कुल सीखने का साधन है। केवल शैक्षिक संस्थान ही सीखने का स्थान है? नहीं, शैक्षिक संस्थान के अलावा भी हम अन्य जगहों पे सीखते हैं। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, हाँ है। तो देखिए इसमें नहीं कहा गया है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? केवल शैक्षिक संस्थान ही सीखने की साधन है, ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए आप, शिक्षण कितने तरह से होते हैं? 2 तरह से शिक्षा ग्रहण किया जा सकता है, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक क्या होता है? तो घर परिवार और अन्य स्थानों पे अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन औपचारिक शिक्षा जो होती है केवल स्कूल में ही मिलती है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं 17 नंबर पे। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर के छात्रों को शिक्षा देने की कठिनाइयों से संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका, यानी सबसे अच्छा तरीका कह रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन से पढ़ेंगे, तो शिक्षण विधियाँ शिक्षार्थी को अनुकूल होनी चाहिए। दूसरा है बहुमूल्य और महत्वपूर्ण सहायता सामग्री। तीसरा है आसान और रोचक पाठ्य पुस्तक। चौथा है कहानी कथन विधि। तो देखिए इसमें सबसे सर्वोत्तम
सर्वोत्तम ऑप्शन चुनेंगे तो क्या होगा, शिक्षण विधियाँ शिक्षार्थी के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। मूल्यांकन की दिशा में पहला कदम है। तो देखिए, तो मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि मापना क्या है इसका निर्णय करना। क्या होगा, मुझे मापना क्या है इसका निर्णय करना होगा। फिर आगे देखेंगे, भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र को डैश के रूप में देखा जाता है। तो देखिए, बहुभाषा यानी कि एक से अधिक भाषा। तो बच्चों में एक से अधिक भाषा का ज्ञान होना ये क्या क्या माना जाता है, संसाधन माना जाता है, न कि बाधा माना जाता है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है बाधा, पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, बाधा, तो ये होगा नहीं। दूसरा में क्या है, स्कूल जीवन के संवर्धन के लिए एक संसाधन, तो संसाधन होगा, बिल्कुल होगा। तीसरा देखते हैं, छात्रों को प्रेरित करना शिक्षक की क्षमता के लिए एक चुनौती है। देखिए, यहाँ पे चुनौती दिया गया, चुनौती कभी नहीं होगा। चौथा, एक पहलू है जो कि स्कूल जीवन को शिक्षार्थियों के लिए एक जटिल अनुभव, तो जटिल कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। तो क्या होगा, इसका बेस्ट ऑप्शन 2 होगा। क्या हो जाएगा, इसका बेस्ट ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है। तो सृजनात्मक उत्तर के लिए क्या आवश्यक है, प्रत्यक्ष शिक्षण और सीधे प्रश्न नहीं। दूसरा होगा सामग्री आधारित प्रश्न नहीं। तीसरा है खुले अंत वाले प्रश्न, इसके बारे में सोचते हैं अभी। चौथा, एक बेहद अनुशासित कक्षा नहीं। इसमें सबसे अच्छा कौन सा होगा, 3 नंबर खुले अंत वाले प्रश्न। ठीक है, आगे आते हैं, विद्यार्थियों की पढ़ाई में अंतराल के निदान को डैश के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ क्या सबसे पहला क्या दिया हुआ है, निदान दिया हुआ। तो निदान के बाद क्या करते हैं हम लोग, उपचार करते हैं। तो क्या करना चाहिए, उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, विशेषता नहीं है, नहीं है यानी कि उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो मूल्यांकन की विषय जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में जाती है, यह कार्य के अंत में किया जाता है। तो देखिए, यहाँ नहीं दिया हुआ है, तक मूल्यांकन का कोई ज़रूरी नहीं है कि कार्य के अंत में ही करेंगे, हम कार्य के निरंतर में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कार्य हो रहा है उस पीरियड में भी, इस कंडीशन में भी हम कर सकते हैं। इसलिए सीबीएसई ने क्या की थी, सीसीई या लागू कर दी थी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया जो अपनाई थी, इसलिए ही की थी क्योंकि कार्य के बीच में भी क्या कर सकते हैं हम लोग, मूल्यांकन कर सकते हैं, मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन एक प्राथमिक शिक्षक के लिए अत्यधिक उपयोगी है। तो देखिए, ऑप्शन 1 है कानून, खगोल, सांख्यिकी। यहाँ क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षक। क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षक के बारे में। प्राथमिक शिक्षक यानी कि प्राथमिक शिक्षक को किसकी ज्ञान होना जरूरी है, तो बाल मनोविज्ञान की ज्ञान जरूरी है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, इनमें से शिक्षक के लिए एक अनिवार्य गुणवत्ता नहीं है। तो देखिए, इसमें गुणवत्ता क्या हो, नहीं है, गुणवत्ता नहीं होना चाहिए। तो देखिए, बच्चों के लिए प्रेम, पुस्तकों से प्रेम, ये भी होना चाहिए। नृत्य का ज्ञान, ये नहीं होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है संबंधित विषय का ज्ञान, ये होना चाहिए, बट नृत्य का ज्ञान हो न हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। व्याकरण शिक्षण सहायक है। देखिए, तो व्याकरण शिक्षण किस में सहायक है, तो व्याकरण शिक्षण सृजनात्मक लेखन कौशल विकास में सहायक ये भी है, इसमें भी होना चाहिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा की समझ उत्पन्न करने में सहायक होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। भाषा के मानक रूप से परिचित कराने में सहायक होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। चौथा क्या है, उपरोक्त सभी। तो क्या होना चाहिए इसमें, उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, उपरोक्त सभी होना चाहिए। देखते हैं आगे, 25 नंबर का कितना हो गया, 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। 26 देखते हैं, बहुभाषिक कक्ष का निर्माण करने में सहायक नहीं है। बहुभाषिक कक्ष के निर्माण करने में सहायक नहीं है। देखिए, फिर यहाँ क्या दे रहा है, नहीं है, यानी निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, नहीं है, इस दोनों पे ध्यान देना है, मेन यही है।
क्या करता है एग्जाम में नहीं वाला पूछ देता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन से मार देते हैं जो कि गलत हो जाता है, टिक लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। देखिए यहाँ एक और कन्फ्यूजन क्वेश्चन दिया है कि यहाँ ऑप्शन 4 है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी में ऑप्शन 4 यानी उपरोक्त सभी होगा। देखिए 26 क्या है, छात्रों का मातृभाषा में विचारों का अभिव्यक्त करना, ये हो सकता है। शिक्षक द्वारा भाषा शिक्षण में मातृभाषा का मना ही करना, तो हम तो भाई मना करेंगे नहीं, मना क्यों करेंगे, मातृभाषा को बढ़ावा देंगे। भिन्न भाषाई शब्दों से परिचित करवाना, ये भी सही है, लेकिन क्या होगा, मना हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर अब हम आगे आते हैं, देखिए तो 27 नंबर में है पठन संबंधी विकार नहीं है, क्या है, पठन संबंधी विकार नहीं है, तो सबसे तो ये दे रहा है, तो देखिए पठन संबंधी विकार नहीं है, तो डिस्ग्राफिया जो होता है क्या होता है, लेखन संबंधी विकार होता है, पठन संबंधी विकार है नहीं है। चलिए अब इसके में क्या दिया है, अफेजिया दिया हुआ है, तो अफेजिया क्या होता है, वाचन संबंधी विचार होता है। तीसरा है अलेक्सिया, अलेक्सिया क्या होता है, तो मस्तिष्क में जो मस्तिष्क संबंधी विकार जो होता है उसे अलेक्सिया कहते हैं। डिस्लेक्सिया क्या होता है, तो पठन विकार होता है, ये तो पता ही है। अब देखिए 28 नंबर आते हैं, तो 28 नंबर पे पठन कौशल के विकास में सहायक है। देखिए पठन कौशल के विकास में सहायक है तो क्या होगा, आदर्शवाच्य पठन, अनुकरण पठन, आवृत्ति पुनरावृत्ति पठन या विधि। चौथा है रूपरेखानुकरण विधि, तो इसमें क्या हो जाएगा, आदर्श पठन। आदर्श पठन क्या होता है, आदर्श पठन वैसा पठन होता है जब अध्यापक बच्चों के सामने पठन प्रस्तुत करता है, वह आदर्श पठन कहलाता है। ठीक है, तो पठन कौशल के विकास में क्या सहायक है, आदर्श पठन सहायक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं 29 नंबर, सहायक सामग्री का उद्देश्य नहीं है, तो क्या है, सहायक सामग्री का उद्देश्य नहीं है। फिर इसमें आ रहा है, देखिए इसमें आज के सेट में क्या दिया हुआ है, सिर्फ निगेटिव, मतलब निगेटिव वाला क्वेश्चन ज़्यादा दे दिया गया है, तो उसमें देखेंगे सहायक सामग्री का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा सहायक सामग्री का उद्देश्य नहीं है, तो सहायक सामग्री का उद्देश्य कौन सा नहीं है इसमें से, देखिए पहला ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, ये तो सहायक सामग्री का उद्देश्य है। सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना, तो देखिए सहायक सामग्री का उद्देश्य जो होता है ये नहीं होता है कि सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना, सिर्फ प्रदर्शन नहीं करेगा, उससे क्या होगा, ज्ञान को बढ़ावा देगा, यानी ज्ञान को बढ़ाएगा, उसे और सारी नॉलेज देगा। लेकिन सिर्फ प्रदर्शन करना होगा, सीमित होगा, कभी कभी नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन पे देखते हैं, शिक्षण में विद्यार्थियों को सक्रिय बनाना, बिल्कुल होगा। भाषा संबंधी कठिनाई को दूर करना, बिल्कुल होगा, बट सेकेंड नंबर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जो कि नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं 30 नंबर, समृद्ध भाषिक परिवेश के निर्माण में सहायक नहीं है। देखिए इसमें भी क्या है, नहीं है, सहायक नहीं है। तो देखिए तो समृद्ध भाषिक परिवेश के निर्माण में सहायक नहीं है, तो क्या है, प्रिंट समृद्ध वातावरण, ये भी होना चाहिए, यानी प्रिंट समृद्ध वातावरण से क्या होता है, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण होता है। लेकिन भाषा प्रयोगशाला, ये भी सही है, विचारों के अभिव्यक्त करने का अवसर, ये भी सही है। लेकिन क्या है, केवल विद्यालयी शिक्षा, तो देखिए विद्यालयी शिक्षा, तो केवल विद्यालयी शिक्षा से क्या होता है, भाषा परिवेश के निर्माण होता है, केवल विद्यालय शिक्षा नहीं, और कहीं भी होता है, यानी समाज में होता है, घर में होता है, अन्य जगहों पे भी होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, केवल विद्यार्थी शिक्षा नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आगे वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। सबसे पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।